हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे, सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस डिजाइन कंसिडरेशंस लाइक स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, वेट, कॉस्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्पेस, ईटीसी, और उसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्चर इन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं डक्टाइल एंड ब्रिटिल धातुओं में फ्रैक्चर की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्चर इन डक्टाइल एंड ब्रिटिल मेटल्स। फ्रैक्चर एक प्रक्रिया है जिसमें किसी सामग्री में दरार या टूटने की स्थिति उत्पन्न होती है। यह तब होता है जब सामग्री पर लगे स्ट्रेस के कारण वह अपनी स्ट्रेंथ से अधिक खींच जाता है और टूट जाता है। फर्स्ट देखिए फ्रैक्चर इन डक्टाइल मेटल्स। तो डक्टिलिटी क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। डक्टिलिटी एक माप है जो बताता है कि कोई भी धातु किस हद तक बढ़ सकती है, बिना टूटे उसे जितना खींच सकते हैं। लचीले धातु अधिक स्ट्रेच या बेंड होने में सक्षम होते हैं और इन्हें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। जब लचीले धातु पर स्ट्रेस बढ़ता है तो ये धातुएं धीरे धीरे आकार बदलने के बाद टूटती है, यानी डक्टाइल फ्रैक्चर होता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर का पैटर्न। कप एंड कोन पैटर्न में इसका फ्रैक्चर होता है डक्टाइल मटेरियल का। ठीक है, इसके लक्षण देखिए। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फ्रैक्चर से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अधिक रूपांतरण होता है और अधिक ऊर्जा अवशोषित करता है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। एग्जाम्पल इसका स्टील, तांबा और एल्यूमिनियम हो गया। ब्रिटल फ्रैक्चर देखिए। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है जिसमें सामग्री बिना किसी प्लास्टिक रूपांतरण के अपेक्षाकृत कम तनाव में टूट जाती है। मीन्स ब्रिटल धातु लिटिल या बिना कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के सीधे टूट जाता है, ब्रिटल फ्रैक्चर कहलाता है। इन धातुओं में ज़्यादा शक्ति होती है। स्ट्रेंथ डक्टाइल के कंपेयर में इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन ये आसानी से टूट जाते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन ब्रिटिल धातुओं में फ्रैक्चर को बढ़ाता है और इसका पैटर्न देखिए। इन धातुओं में फ्रैक्चर की सतह चिकनी और साफ होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैक्चर की सतह के बारे में। इन धातुओं को फ्रैक्चर क्लीवेज फ्रैक्चर होता है। ठीक है, पैटर्न जो होता है, सतह चिकनी और साफ होती है और क्लीवेज फ्रैक्चर कहा जाता है। लक्षण देखिए। लिटिल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बहुत कम या कोई रूपांतरण नहीं होता है और कम ऊर्जा अवशोषित होती है। एग्जाम्पल इसके कास्ट आयरन, ग्रेफाइट, कुछ मिश्रित स्टील, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन ब्रिटिल होते हैं, भंगुर होते हैं, जो कि किसी बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टूट जाते हैं। इनमें डिफरेंस दिया गया है। ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा जा सकता है। लक्षण दिया है डक्टाइल और ब्रिटिल फ्रैक्चर। तो प्लास्टिक रूपांतरण डक्टाइल में अधिक होता है, ब्रिटिल में कम या नहीं होता है, होता ही नहीं है लगभग। फ्रैक्चर का पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। डक्टाइल में कप एंड कॉन एंड ब्रिटिल में क्लीवेज। आप ओनली डिफरेंस देख लेंगे तो भी चलेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। ऊर्जा अवशोषण, डक्टाइल में उच्च ऊर्जा अवशोषण, ब्रिटिल में कम ऊर्जा अवशोषण। ब्रेकिंग गति या ब्रेकिंग स्पीड, डक्टाइल में धीमी और क्रमबद्ध ब्रेकिंग होती है और ब्रिटिल में त्वरित और अचानक होती है। एग्जाम्पल दिया गया है डक्टाइल में स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, ब्रिटिल में कास्ट आयरन, ग्रेफाइट, कांच। ये काजेज ऑफ फ्रैक्चर इन डक्टाइल एंड ब्रिटिल मटेरियल। कारण दिए गए हैं डक्टाइल फ्रैक्चर। यह अधिकतर टेम्परेचर, स्ट्रेस कंसंट्रेशन और स्ट्रेन रेट के कारण होता है और ब्रिटिल फ्रैक्चर टेम्परेचर, स्ट्रेस कंसंट्रेशन और मटेरियल डिफेक्ट के दोष के कारण होता है। ब्रिटिल में कम टेम्परेचर के कारण होता है, जबकि डक्टाइल में अधिक टेम्परेचर या अधिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तन्य धातुएं अधिक तनाव सहन कर सकती है और प्लास्टिक रूपांतरण के बाद टूटती है, जबकि भंगुर धातु, ब्रिटिल धातु बिना किसी रूपांतरण के जल्दी टूटती है। इन दोनों प्रकार के धातुओं की फ्रैक्चर विशेषताएं और कारक समझकर उन्हें उपयुक्त
इंजीनियरिंग कार्यों में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप डिफरेंस देख लो और इनके क्या क्या रीजन्स रहते हैं डक्टाइल और ब्रिटिल मटेरियल के फ्रैक्चर के, इतना सफिशियंट है। ठीक है, फर्स्ट में। अभी सेकंड में देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस डिजाइन कंसिडरेशन देखते हैं, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस वगैरह। तो डिजाइन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद या संरचना का निर्माण किया जाता है। किसी भी इंजीनियरिंग डिजाइन में विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होता है ताकि उत्पाद सेफ्टी, सुरक्षित सुरक्षित, कुशल और लागत प्रभावी हो। ये कारक उत्पाद के प्रदर्शन, स्थायित्व और आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करता है। डिजाइन की मेन विचारधारा जैसे स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, जो जो पूछा गया है आपको, कॉस्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्पेस शामिल है। इन सभी पहलुओं का सही संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हम एक सुरक्षित, मजबूत और आर्थिक डिजाइन तैयार कर सकते हैं। स्ट्रेंथ देखिए, ताकत वह क्षमता है जिसके आधार पर ये स्ट्रेंथ की डिफिनेशन दी गई है। तो डिफिनेशन फॉर्म में भी पूछा जाता है। ताकत वह क्षमता है जिसके आधार पर एक सामग्री या संरचना बाहरी लोड को सहन कर सकती है बिना टूटे या विकृत हुए। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल, यील्ड स्ट्रेंथ आपको स्टील और एल्युमिनियम का दिया गया है 250 MPa से 350 MPa तक, और एल्युमिनियम का 250 MPa से 450 MPa तक। ठीक है, ये फिक्स आपको एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, कम या ज़्यादा ऐसे पूछा जा सकता है। यील्ड स्ट्रेंथ तो किसकी ज़्यादा होती है? एल्युमिनियम की स्टील के कंपेयर में ज़्यादा होती है। ठीक है। स्टिफनेस, कठोरता एक सामग्री या संरचना की वह क्षमता है जो उसे किसी बाहरी बल द्वारा विरूपित डिफॉर्मेशन होने से बचाता है। ठीक है, डेफिनेशंस आपको क्लियर होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रूप में इसे मापा जाता है। यह एक स्थिरांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, और यह संरचना की इलास्टिसिटी की माप है। एग्जाम्पल में आपको यंग मॉडुलस स्टील एंड एल्युमिनियम का दिया गया है। स्टील का यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का कम होता है। मीन्स स्टिफनेस आपकी स्टील की एल्युमिनियम के कंपेयर में ज़्यादा होती है। वेट देखिए, वजन डिजाइन में एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव संरचना की स्थिरता और लागत पर पड़ता है। हल्के डिजाइन अधिक कार्यात्मक और लागत कुशल होते हैं, जबकि भारी संरचनाएं अधिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। तो जहां सुरक्षा स्थिरता की आवश्यकता होगी वहां डिजाइन को भारी करेंगे। ठीक है। उदाहरण में स्टील का डेंसिटी दिया है, एल्युमिनियम का, तो स्टील ज़्यादा डेंस होता है, एल्युमिनियम कम होता है। 7.85 स्टील का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एल्युमिनियम का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉस्ट, डिज़ाइन में लागत एक प्रमुख पॉइंट होता है। इसे दो प्रकार की कॉस्ट में बांटते हैं। इनिशियल कॉस्ट, निर्माण और उत्पाद के दौरान होने वाली कॉस्ट, और लाइफ साइकिल कॉस्ट, जीवन काल लागत। सामग्री रखरखाव और संचालन के खर्चे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन का टोटल कॉस्ट। लागत को कम करने के लिए डिजाइन में कम लागत वाली सामग्री का चयन किया जाता है और उत्पादन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखिए, यह वह गुणांक होता है जो डिजाइन लोड और वास्तविक लोड के बीच के अंतर को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि संरचना फेल न हो। ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू संरचना का वास्तविक टूटने का लोड डिवाइड बाय डिजाइन लोड। जो ब्रेकिंग लोड होता है डिवाइड बाय उसका एक्चुअल डिजाइन लोड। सामान्यतः सुरक्षा का गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से 3 होता है, एक से ज़्यादा होता है हमेशा, जो संरचना की मजबूती और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। स्पेस देखिए, डिजाइन में स्पेस का क्या रोल है? डिजाइन में उपलब्ध स्थान भी एक महत्वपूर्ण विचार है। यह सुनिश्चित करता है कि संरचना अपने निर्धारित स्थान में फिट हो सके। स्थान की कमी के कारण डिजाइन में अधिकतम क्षमता और स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके लिए कई बार कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर डिजाइन अपनाए जाते हैं। स्पेस कंसिडरेशन भी डिजाइन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मॉड्यूलरिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग,
मॉड्यूलरिटी क्या होता है? डिज़ाइन को मॉड्यूलर बनाने से निर्माण प्रक्रिया में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और इसका अर्थ है कि किसी संरचना को छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। मॉड्यूलरिटी का मीन्स दिया गया है जिन्हें आसानी से कम लागत में तैयार किया जाता है, और इससे निर्माण समय और लागत में कमी आती है और उत्पाद प्रक्रिया में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये आपको दिया नहीं गया है, फिर भी डिज़ाइन कंसिडरेशन है। तो देखिए, डिज़ाइन में पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसका अर्थ है कच्चे माल का चयन, ऊर्जा खपत और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना होता है। पुनः उपयोग वाली योग्य सामग्री का चयन करना होता है और ऊर्जा की बचत वाली प्रक्रिया का पालन करते हुए डिजाइन को इन्वायरमेंटल रूप से जिम्मेदार बनाया जाता है। फटीग फेलियर, और ये इंपॉर्टेंट है, फटीग फेलियर पूछा जाता है साइक्लिक लोड के कारण होता है। डायरेक्टली आपको दिया रहेगा साइक्लिक लोड और डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दिया गया है। इसे भी डायरेक्टली आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इलास्टिक मटेरियल ऑलरेडी फर्स्ट में मैंने बताया भी था, इसको आपको सेल्फ नोट्स में दिया गया था सिमिलर टाइप से, इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल, ब्रिटिल। ठीक है, फिर से ये हिंदी में देखिए एक बार। इलास्टिक मटेरियल, जब बाहरी बल को हटा दिया जाता है तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी टू रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। एग्जाम्पल दिया गया है रबर, स्टील अंडर स्मॉल स्ट्रेस। यह पदार्थ विकृति के बाद अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनसे पूछा जाता है कौन सा अधिक इलास्टिक है। तो रबर और स्टील में अगर पूछा जाए तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है रबर के कंपेयर में, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, पूछा जाता है ये। प्लास्टिक मटेरियल, यह पदार्थ बाहरी बल हटाने पर अपनी मूल स्थिति में नहीं लौटता है। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी वेयर मटेरियल डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, क्ले, लेड, यह स्थायी विकृति को सहन कर सकता है। अभी डक्टाइल मटेरियल देखिए, यह पदार्थ बिना टूटे हुए काफ़ी डिफॉर्मेशन सहन कर सकते हैं। डक्टिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन बिफोर रैप्चर। ठीक है, इसको सिमिलर हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि हिंदी वर्ड काफ़ी टेक्निकल वर्ड जितने भी है टफ होते हैं, तो इनको डायरेक्टली आपको इंग्लिश में करने में ज़्यादा आसान होता है। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर, एल्युमिनियम, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कई बार डायरेक्टली ये भी लिखा रहता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मीन्स ये डक्टाइल मटेरियल होगा। डक्टाइल सामग्री खींचने पर लचीली होती है और आसानी से तारों में बदली जा सकती है। ब्रिटल मटेरियल देखिए, यह पदार्थ किसी भी प्रकार की विकृति को सहन नहीं करता है, कोई भी प्रकार का डिफॉर्मेशन सहन नहीं करता है, डायरेक्टली ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कांच। Brittleness refers to the inability of material to undergo significant deformation, leading to sudden failure. Example, glass, cast iron, यह सामग्री अचानक टूट जाती है बिना कोई विकृति के। ये डायरेक्टली आपको नहीं पूछा गया है, फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो दिया गया है सिलेबस उसके आसपास की चीज़ें पूछी जाती है, तो इसको इसलिए इसमें कवर किया गया है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाया गया है टेंसाइल लोड में। तो डायग्राम आपको नीचे दिया गया है, पहले डायग्राम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर वापस इसको। ये डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, माइल्ड स्टील अंडर टेंसाइल टेस्ट। इसमें आपका वाई एक्सिस पे स्ट्रेस दिखाया गया है, ये एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेन दिखाया गया है, स्ट्रेस स्ट्रेन में कर्व दिखाया गया है। ओ टू ए तक आपका हुक्स लॉ फॉलो करेगा यहाँ तक। बी आपका अपर यील्ड पॉइंट और सी लोअर यील्ड पॉइंट, डी अल्टीमेट स्ट्रेस और ई ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। तो डक्टाइल मटेरियल में ये देखिए धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, अपर यील्ड लोअर यील्ड के बाद में डिफॉर्म होता है और लास्ट में सडनली इसी पॉइंट पे ब्रेक हो गया। ठीक है, इसको हिंदी में देखते हैं।
डायग्राम देखा आपने अभी, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है। इस आरेख का प्रयोग यह समझने में किया जाता है कि जब एक पदार्थ पर स्ट्रेस लगाया जाता है उसमें किस प्रकार स्ट्रेन उत्पन्न होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ के अकॉर्डिंग दर्शाया गया है। तो हुक्स लॉ पूछा जाता है आपको। ये ओ से ए तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन में। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच सीधी रेखा संबंध होता है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह क्षेत्र इलास्टिक लिमिट कहलाता है। तो हुक्स लॉ अप टू इलास्टिक लिमिट वर्क करता है बियॉन्ड पॉइंट ए। जो ए है दिया गया है आपको ओ टू ए, तो ए के बाद परमानेंट विकृति में प्रवेश करता है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? जब तक सामग्री इस सीमा तक विकृत होती है और स्ट्रेस हटाने पे अपनी मूल स्थिति में वापस लौट आती है। अल्टीमेट स्ट्रेस आपको पॉइंट डी पे दिया गया है। पॉइंट ए के बाद जिस बिंदु पर पदार्थ अधिक विकृत, जो सबसे मैक्सिमम उसका डिफॉर्मेशन होता है पॉइंट होने के बाद, तनाव सहन नहीं कर सकता, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। यह वह बिंदु है जहां सामग्री अधिक तनाव सहन करने के बाद टूटने के लिए रेडी हो जाती है। लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट आपको बताया गया है। पॉइंट बी अपर यील्ड पॉइंट है, पॉइंट सी लोअर यील्ड पॉइंट है। तो अपर क्या होता है? यह वह बिंदु है जब पदार्थ में अधिक विकृति शुरू हो जाती है और वह स्थायी रूप से विकृत होता है। और लोअर यील्ड पॉइंट में वह पॉइंट यहाँ से पदार्थ स्थायी रूप से विकृत होना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ तक कि वह पूरी तरह से टूटता नहीं है। नेकिंग देखिए, नेकिंग वर्ड इसमें यूज़ किया गया है। जब पदार्थ अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंचने के बाद अपने क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में सिकुड़ता है, कंप्रेस होता है, तो इसे नेकिंग कहते हैं। कप एंड कॉन शेप में टूटता है तो उससे पहले नेक फॉर्मेशन होता है, जो उसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन वो पतला हो जाता है। नेकिंग के बाद पदार्थ का क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और अंत में वह टूटने के बिंदु तक पहुंचता है। ब्रेकिंग पॉइंट दिया गया है आपको ई, ड्राइंग अभी आपने देखा था, वह बिंदु जहां पर पदार्थ पूरी तरह से टूट जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसी से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, आप हैंड रिटन नोट्स भी देख सकते हैं इसके लिए। जो डायग्राम दिया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसी के साथ ये सभी दिया गया है। अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट लोड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग लोड या इल लोड भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइड बाई ओरिजिनल एरिया। परसेंटेज इलोंगेशन, तो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। परसेंटेज में आप इंटू 100 कर सकते हैं इसको, तो परसेंटेज में। टेंसाइल टेस्ट, तो टेंसाइल टेस्ट आपका अधिकतर डक्टाइल पदार्थ जैसे कि स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम पर किया जाता है। कंप्रेसिव टेस्ट, यह ब्रिटिल मटेरियल जैसे कि कांच और पत्थर पर किया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस। ये स्वम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। स्ट्रेन एनर्जी देखिए क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी सामग्री में विकृति के दौरान स्टोर होती है और इसका अधिकतम जो मैक्सिमम मान होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को प्रूफ रेजिलेंस कहा जाता है। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, रेजिलेंस क्या है, प्रूफ रेजिलेंस क्या है, तो उसी को बताया गया है। प्रूफ रेजिलेंस वह अधिकतम स्ट्रेन एनर्जी है जिसे कोई सामग्री स्थायी विकृति के बिना अवशोषित कर सकती है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस वह माप है कि कोई सामग्री इलास्टिक लिमिट के भीतर प्रति इकाई आयतन में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है। यंग मॉडुलस यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई सामग्री कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करता है। तो इसमें आपको देखना है रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है। रेजिलेंस उन सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें बार बार लोड और अनलोड किया जाता है, जैसे स्प्रिंग। स्प्रिंग में रेजिलेंस टर्म यूज किया जाता है। इलास्टिसिटी ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया, वह गुण जिसके द्वारा बाहरी बल हटने के बाद मूल आकार को पूर्ण प्राप्त कर लेता है, वह पुनः प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि बल हटाने पर अपनी मूल स्थिति में वापस चला जाता है बिना कोई स्थायी डिफॉर्मेशन के। प्लास्टिसिटी में क्या होता है? उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन वह टूटती नहीं है। जब बाहरी बल हटा दिया जाता है तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा और टूटता नहीं है, मूल आकार में वापस नहीं लौटता है। डक्टिलिटी, टेंसाइल
स्ट्रेस के तहत बहुत अधिक विकृति सहन कर सकती है बिना टूटे हुए। इसे तार वायर के फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे कॉपर एल्युमिनियम। ये सिमिलर है, ऊपर आपको ऑलरेडी बता दिया गया। ब्रिटलनेस सेम। मॉलेबिलिटी, डक्टिलिटी का एक विशेष प्रकार होता है जिससे कोई सामग्री पतली चादरों में रोल हैमर किया। डक्टिलिटी मॉलेबिलिटी ये डिफरेंस है, उसमें वायर के फॉर्म में था डक्टिलिटी में, इसमें चादर के फॉर्म में। मॉलेबिलिटी का ये एक स्पेशल केस है। जैसे सोना एल्युमिनियम एग्जाम्पल दिया, बिना टूटे पतली चादरों में बदला जा सकता है। टफनेस, यह वह गुण है, ये प्रॉपर्टीज दी गई है सारी, तो प्रॉपर्टीज कोई भी आपको सॉम से रिलेटेड पूछा जा सकता है। वह गुण जिसके द्वारा कोई सामग्री इम्पैक्ट लोड या अचानक तनाव के कारण टूटने से बच सकती है, जैसे स्टील टफनेस दिखाते हैं। ठीक है, इसी का सेल्फ रिटन नोट्स है। इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक, डक्टाइल, ब्रिटिल, ऑलरेडी आपको बता दिया गया। अगर कोई जिनको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इससे वो आप रेफरेंस लेके नोट डाउन कर सकते हो आप, या डायरेक्टली आपको समझ रहे हैं तो प्रिंट आउट लेके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कोई भी किसी भी फॉर्म में ये एमसीक्यू क्रिएट करके पूछा जा सकता है। इलास्टिक मटेरियल क्या है, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें फॉर्मूले दिए गए हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। टेंसाइल टेस्ट आपका डक्टाइल मटेरियल पे होता है, कंप्रेसिव टेस्ट ब्रिटिल मटेरियल पे होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका फॉर्मूला दिया गया है, अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस, वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस, स्ट्रेन एनर्जी ये दिया गया है, इतना सफिशियंट है। 28 को आप छोड़ दें। मशीन डिज़ाइन में जो ये प्रॉपर्टीज़ यूज होती है उनका शॉर्ट में लिखा गया है। इलास्टिसिटी, रिगेन ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स रिमूव्ड। प्लास्टिसिटी, रिटेन परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स रिमूव्ड। डक्टिलिटी, ड्राई इनटू वायर्स। मॉलेबिलिटी, स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी, टू बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू शीट्स। ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल, टफनेस। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड सभी टॉपिक। अभी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे नेक्स्ट में, और उसके बाद में हम न्यू टॉपिक आगे का मटेरियल साइंस से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। तो इससे आपके 6-7 क्वेश्चंस आने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए